गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जॉब की बात बताऊं आपको तो एक शानदार जॉब है। गांधीनगर में रहोगे आप, गुजरात की राजधानी है, आपको पता ही है। राजधानी कहने का पर्पज ये है मेरे भाई कि आप अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहोगे, पावरफुल लोगों के कांटेक्ट में रहोगे, ट्रांसफर का इशू नहीं रहेगा। बजट सबसे ज्यादा, मतलब अहमदाबाद के बाद बजट सबसे ज्यादा जीएमसी की होगी। तो इन शॉर्ट अगर जॉब प्रोफाइल की एनालिसिस करें तो बी बी लिख सकते हैं, मतलब बल्ले बल्ले वाली जॉब है। पर अच्छी जॉब के लिए ना अच्छा कंपटीशन होता है, और अच्छा कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ता है, ढंग से पढ़ना पड़ता है। और उस ढंग से पढ़ने के लिए ना थोड़ी स्ट्रेटजी और थोड़ी मेहनत दोनों की जरूरत पड़ती है। और आज हम यहाँ पे स्ट्रेटजी की बात करेंगे, मेहनत तो भैया आपको खुद करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस देखते हैं आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और ये है मनु एकेडमी। पहली बार तो नहीं आए होंगे, अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोई डाउट तो मनु एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम, दोनों जगह आप जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको सिलेबस नजर आ रहा है। तो ये असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 की पोजीशन होती है। थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में आपको बता ही दिया है। और कई सारी चीजें जो चेंज हो रही हैं जीपीएससी की, नहीं बड़ी फेवरेबल हो रही हैं आपके लिए स्पेशली। जीपीएससी मुझे लगता है कि ऐसा प्लान कर रहा है कि भाई आप एक चीज पढ़ो और बार बार एग्जाम दो, हम सिलेबस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं करेंगे। इससे पहले इसके जब जो डबल ए का सिलेबस था उसमें और इसमें आप देखोगे कि काफी सिमिलरिटी है, बहुत ज्यादा चेंजेज है नहीं। नॉन टेक्निकल की बात करें तो जीपीएससी का जो क्लास 2 का एग्जाम होता है ना, जितने भी क्लास 2 एग्जाम्स हैं वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, कुछ स्पेसिफिक मेडिकल वाली जो फील्ड होती है उनको छोड़ के बाकी सब जगह ये जो 100 मार्क्स होता है ना उसका सिलेबस यही होता है। तो आपको एकदम क्लियर कट मैसेज है कि ये 100 मार्क्स तो आप पढ़ ही लो। और उसमें भी अब ये जो 100 मार्क्स है ना, ये आपको गुजराती और इंग्लिश दोनों में आता है। इससे फायदा ये है इंजीनियरिंग वालों को कि उनको गुजराती में जो इशू होता है, गुजराती में दो इशू होता है। एक, आप चूंकि लैंग्वेज इंग्लिश में पढ़ाई करते हो तो थोड़ा बहुत आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो चीजों को समझने में, जानने में। हालांकि नॉन टेक्निकल में बहुत इशू नहीं होता होगा, पर एक प्रॉब्लम तो है कि गुजराती में जो कंटेंट अवेलेबल है वो उस क्वालिटी का नहीं है जितना इंग्लिश का कंटेंट जिस क्वालिटी में अवेलेबल है। क्योंकि पूरे देश में इंग्लिश में एग्जाम होता है, यूपीएससी के होते हैं, आपके एसएससी के होते हैं, रेलवेज के होते हैं, या दूसरे स्टेट्स के जो एग्जाम्स होते हैं, तो सब मटेरियल आप एक्सेस कर सकते हो। ये आपको फायदा है, मतलब देयर द नो लिमिट ऑफ द स्टडी। आप ये सारे मटेरियल डिफरेंट जगह पा सकते हो। अलग बात है कि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको गुजरात के रेफरेंस में पूछी जाएंगी, पर सारी चीजें तो नहीं पूछी जाएंगी। मतलब 70% आपको ये नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है, 30% गुजरात का रेफरेंस या गुजरात का टच आपको मिल जाएगा पेपर में। कई बार उससे कम मिलता है, 20% मिलता है, 15% मिलता है, ठीक है। क्योंकि उनके पास भी लिमिटेशन है भाई ना, कहां से क्वेश्चन बनाएंगे। अब चूंकि ये सिलेबस एक तो इंग्लिश में है इसलिए आपको मटेरियल अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। दूसरा, इसमें जो रीजनिंग का एप्टी का वेटेज बढ़ाया गया है ना, इससे भी इंजीनियरिंग वालों की फायदा है। तो आप देखो कि आप कहां कहां स्कोर कर सकते हो। ये जो 10 नंबर है ना इंग्लिश लैंग्वेज वाला, मैं उम्मीद करता हूं कि 5 to 6 मार्क्स आप यहां पे आसानी से अचीव कर सकते हो। और मैंने कई बार बताया है, कोई सा बुक पढ़ लो, अगर गुजरात रेफरेंस ही पढ़ना है तो अक्षर पब्लिकेशन की आती है, इसकी और इसकी दोनों की, या युवा पब्लिकेशन ले लीजिए, कोई से ले लीजिए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आप 7 to 8 मार्क्स आसानी से अचीव कर सकते हो। इवन कई सारे बच्चे तो 10 तक पहुंच जाते हैं। हालांकि जब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाता है ना तो ज्यादा स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं तो जब 50 मार्क्स होता था तो लड़के 40 प्लस आ जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, तो कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब 10 मार्क्स में पूरा गुजराती लैंग्वेज मतलब ग्रामर उनको कवर करना है, तो कहां से क्वेश्चन पूछेंगे, कहां से नहीं पूछेंगे, हो सकता है जो पढ़ के जाओ वो ना पूछे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी रिसेंट में जो पेपर हो रहे हैं ना उनको थोड़ा सा फॉलो करना है कि उसमें किस टाइप के गुजराती ग्रामर पूछे जा रहे हैं, और आपको वही चीज इंग्लिश के लिए भी करना है। इन दोनों के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर और स्पेशली जो 2024 में हुए हैं वो पेपर फॉलो करना है। और एक बात की मैं गारंटी देता हूं कि भाई आप यहां तो नहीं भटकोगे। कम से कम गुजराती इंग्लिश आपका हो गया, पर ये जो रीजनिंग वाला है ना, अब मैं थोड़ा इंग्लिश वाले में चला जाता हूं। ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन है भाई, यहां पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसमें
28 to 30 आपको स्कोर करना ही है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, टाइम कम ज्यादा लग सकता है, पर होपफुली आप बाकी जगहों का टाइम बचा के यहाँ पे यूटिलाइज करोगे, यहाँ पे आप सॉलिड स्कोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जनरल साइंस और इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, इसमें भी आप बिना पढ़े 4 to 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आप इंजीनियर हो तो कुछ ऐसे कॉमन साइंस की चीजें आती हैं जो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, तो आप कर सकते हो, मुश्किल वाली चीज नहीं है। इसमें डिपेंड करता है कि आप कितना फॉलो करते हो, तो 2 to 3 मार्क्स, इसको भी आप अगर कोई भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो, जैसे मैं रिकमेंड भी करता हूँ, कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कराता हो। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा एक दिन में 100 क्वेश्चन करा रहे हैं, वो बकवास होते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे चैनल को फॉलो नहीं करना है। जो एक दिन में 5, 10, 15 एमसीक्यूज करवाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का, उससे रिलेटेड डिटेल आपको बताते हैं, वैसा कोई चैनल आप फॉलो कर सकते हो। इन सब चीजों के लिए आपको पढ़ना है। कुछ कुछ पीडीएफ मैं भी जो कुल्लू कोर्स में है वहां पे अपलोड करता हूं, आप वहां से भी कुछ पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं एनालिसिस के साथ करता हूं। जो प्रीवियस के जितने भी पेपर हैं अभी जो रिसेंट में हो रहे हैं पैटर्न चेंज होने के बाद, उनके प्रीवियस क्वेश्चन भी डालता हूं, दूसरे एग्जाम्स के भी डालता हूं। पीडीएफ प्रिंसिपल वाले ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है, दूसरे ग्रुप में भी डाल दूंगा। अगर दूसरे एग्जाम जो टेक्निकल वाले हैं उनमें भी अपलोड कर देंगे तो वहां पर पढ़ोगे, और टेस्ट सीरीज में भी आपको रिफ्लेक्शन दिखेंगे आप, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो ये भी आप, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। बट 10 एक नंबर आप आसानी से यहाँ भी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत पॉलिटी में सबका इंटरेस्ट होता है, इकोनॉमिक्स थोड़ा टेक्निकल है तो होपफुली आपको आता होगा, जियोग्राफी थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा बहुत आप पढ़ लोगे तो जियोग्राफी में भी आप ठीक ठाक स्कोर कर सकते हो। और जियोग्राफी को आप गुजरात के रेफरेंस में जरूर पढ़ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस रहते हैं, गुजरात के रेफरेंस से क्वेश्चंस रहते हैं। हिस्ट्री में गुजरात से रेफरेंस से क्वेश्चन रहते हैं, पर हिस्ट्री बड़ा ब्रॉडर है, तो और बड़ा वो एकदम तुच्छ से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनका जब अप्लाई जवाब देना, क्योंकि वहां पे लॉजिक नहीं लगता ना हिस्ट्री में। हिस्ट्री में तो आपको क्या करना पड़ता है भाई, हिस्ट्री में तो आपको याद है तो जवाब दोगे, अदरवाइज तो नहीं दोगे। पर जियोग्राफी में लॉजिक लग सकता है, इकोनॉमिक्स में लॉजिक लग सकता है, पॉलिटी में कुछ हद तक कुछ चीजें आप जानते हो, तो चूंकि इतना इलेक्शन होता है हमारे देश में और इतनी सारी बातें होती हैं पॉलिटी के बारे में, तो होपफुली आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। न्यूज जो बनते हैं आजकल वो भी पॉलिटी में किसी न किसी तरीके से रिलेटेड होते हैं, ये कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप आसानी से पढ़ सकते हो, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आप कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत आसानी से यहाँ पे आप 50 मार्क्स 60 मार्क्स क्रॉस कर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ऐसा प्लान नहीं कर रहे हो, जरूर पढ़िए इसको। आप एक बार ये देखो, ये ऐसा सिलेबस है कि इसको आपने एक बार पढ़ लिया ना, तो ये नियर अबाउट सारे एग्जाम्स के लिए हो जाएगा। सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक्स आते ही आते हैं, ठीक है। कोई सा एक बुक लेके ये सब चीजें पढ़ डालिए, और फिर एक बार आपने इसको फिक्स कर लिया तो आसानी से सारे एग्जाम्स आप इसमें क्वालिफाई कर पाओगे। अब बात करते हैं हमारा जो टेक्निकल होगा 200 मार्क्स का, ये पार्ट 2 है आपका। सिलेबस में देखोगे कोई खास चेंज नहीं है। अब जो हमारा मोस है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या इसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहते हैं, इसके क्या ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जो आपने सोम में नहीं पढ़ा है, या दूसरे एग्जाम्स के लिए आप पढ़ रहे हो वहां पे आपने नहीं किया है? मैंने ये पूरा सिलेबस देखा, ऐसा कोई चीज नहीं है। क्या आपने स्प्रिंग नहीं पढ़ा है, क्या आपने शॉक नहीं पढ़ा? इवन तो जो लोग पढ़ाते हैं उसको इंपॉर्टेंट बता के पढ़ाते हैं कि भाई ये आपको पढ़ना है। क्या आपने स्ट्रेसेस नहीं पढ़े हैं, क्या आपने बीम नहीं पढ़े हैं, डिफ्लेक्शन नहीं पढ़े हैं? सबको पता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये भी टीचर बताता है कि जब आप बीम पढ़ोगे तो उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि पूरा बीम आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए तो बोलेगा नहीं भाई, आपके टाइम का शॉर्टेज होता है, तो वो सिंपल क्वेश्चन कुछ मतलब ऐसे पॉइंट होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, तो आसानी से कर पाते हो आप, मुश्किल नहीं होता है। सेम चीज है आपके इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए। जो भी तैयारी आप कर रहे हो अगर इंजीनियरिंग की, ये सब है, ये सब हमारे सिलेबस में भी पढ़ाया गया है, जो आपका आरटीओ का सिलेबस है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं हमसे काफी टाइम से जुड़े हैं, वो आरटीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनका ये सब तैयार होना चाहिए। टेस्ट दीजिए आप, मैकेनिकल के टेस्ट के लिए एक सेपरेट टेस्ट सीरीज भी है मेरे मनु एकेडमी ऐप पे, वो भी दीजिए, वहां पे उसका सोल्यूशन भी कराया है, वो भी कीजिए। किसी और का भी टेस्ट दीजिए, बुक से भी एमसीक्यू सॉल्व करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा हुआ है। आरटीओ में जो लोग हैं, आरटीओ वाले बैच में, उनको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाया भी गया है, थियरी ऑफ मशीन भी कराई गई है। अब ये टॉपिक पढ़ते हुए ना, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि क्या कोई ऐसा टॉपिक ये ऐड कर रहे हैं
जिनको हम पहले से जरूरी मान के नहीं चलते हैं, जिनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम सीरियसली नहीं लेते हैं। क्या ऐसा टॉपिक है भाई? सिंपल मैकेनिज्म, कैनेमेटिक्स, क्या ये सब छोड़ते हैं? इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म नहीं पढ़ते ही हैं, वाइब्रेशन पढ़ते हैं हम, कैम, गायरोस्कोपिक, बैलेंसिंग से बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आसान क्वेश्चन ही पूछा जाता है। कुछ लोगों को बैलेंसिंग हार्ड लगता है जब वो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में होते हैं उस टाइम पे। तो ये सारे ऐसे ही टॉपिक्स हैं जो आपने पहले से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर आप प्रिपरेशन करो तो पढ़े हो। कुछ बच्चे फ्रेशर होंगे, कहेंगे आप पहले वालों को बता रहे हो, हम तो फ्रेशर है। आप फ्रेशर हो तो ऐसा नहीं कि आपको नया टॉपिक लग रहा होगा, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में पढ़ के आए, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो यहाँ पे आप रिवाइज करोगे, आप भी कॉप अप कर लोगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको इसको करने में, ठीक है। और कोई सारे लोग पूछते हैं कि सेपरेट कोर्स, भाई सेपरेट कोर्स आपकी इच्छा के लिए कोई अगर लिख दे कि भाई जीएमसी के लिए हम सेपरेट बैच बना रहे हैं, आप एक बार खुद बैठ के देख लीजिए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका जो सिलेबस है, जैसे अभी डबल ए की भी इसकी वैकेंसी, आप उसका सिलेबस उठा लो और इसका सिलेबस उठा लो और एनालाइज करो कि कितना परसेंट चेंज है, डिफरेंस कितना परसेंट है इसके सिलेबस में उसके सिलेबस में। क्या आपको उतने चेंज के लिए क्या सेपरेट कोर्स की जरूरत है? जवाब है कि नहीं। जो कॉमन है उसको पहले तैयार करिए, जो कॉमन है वो मैक्सिमम कॉमन रहेगा। इवन आरटीओ में भी ये सारी चीजें कॉमन रहेंगी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिसेंट टाइम में देखा गया है कि इन्होंने ऑटोमोबाइल का जितना भी पोर्शन है ना, नियर अबाउट सारा टेक्निकल में ऐड कर दिया है, जैसे आरटीओ में हुआ करता था, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अगेन डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, ये सारे टॉपिक ऑलरेडी कराए गए हैं आपको। होपफुली जो लोग कोर्स में हैं वो ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, टेस्ट भी उसमें आ रहा है, आप टेस्ट भी दीजिए। थर्मोडायनामिक का भी वही हालत है, मैं 1 बाय 1 करके नहीं पढ़ रहा हूं, कई बार मैंने इस पे एनालिसिस किया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन किस किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, उसका भी डिस्कशन हमने किया है। और ये सारे टॉपिक्स में हो सकता है, अगर आपका इंटरेस्ट होगा कमेंट करोगे तो मैं एक बार फिर से इस टाइप के वीडियो बना दूंगा कि पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक आपको करना ही करना है, पहले वो कर लो, उस पर एमसीक्यू सॉल्व कर लो। वैसे तो सारा कर लो, बहुत बढ़िया है, ठीक है, पर उसको तो करना ही करना है जो बताया है, इससे पहले ही बताया है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो दोबारा से उस पर डिस्कशन कर ही लेंगे, ठीक है। आईसी इंजन है, डिटेल में मैंने कराया है, एमसीक्यूज भी डिटेल में कराया है, जो भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है सारा सिलेबस कवर है। ये जो डिजाइन एंड ट्रांसमिशन है ये सारे सिलेबस भी जनरली कवर है, ये सारे सिलेबस कवर है, बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जीपीएससी का सिलेबस इस सेंस से भी आपको पढ़ना है और पेपर देना और प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करना है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो हमको लगता है कि यार ये सब एग्जाम में नहीं होते, थोड़ा ऑड टॉपिक इसमें ऐड किया गया है, तो हमको देखना है कि वो जो ऑड टॉपिक वहां पे ऐड किया गया है उस ऑड टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक्चुअल में, और हमको उस ऑड टॉपिक को जो कि हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, नया ऐड हुआ, उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रख के उसको पढ़ाई करना है। बहुत ऑड टॉपिक होता है तो जनरली वो ऑड ही रह जाता है, हमारे आंसर में भी हार्डली 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, सेंशन टाइम वो भी गायब हो जाता है, ठीक है। गियर ट्रांसमिशन आपको पता ही है, गियर प्रोफाइल पढ़ लीजिए, दैट्स इट्स, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जनरली गियर में उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। गियर ट्रेन में थोड़ा बहुत आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये सिलेबस आपको देख के बहुत भारी भरकम लग रहा होगा, बट क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे जो प्रीवियसली आते रहे होंगे, क्योंकि नए क्वेश्चन जनरली बनाना आसान भी नहीं होता और बनाने की कोई जहमत भी नहीं उठाता है, बहुत नए क्वेश्चन ना, तो पुराने क्वेश्चन घुमा फिरा के कॉपी पेस्ट करके जीपीएससी भी देती है, ठीक है। ये थोड़ा स्पेसिफिक मेंशन किया है तो इसको आप स्पेसिफिकली पढ़ सकते हो, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसको स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है उसको थोड़ा सा हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। हीट ट्रांसफर बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, नहीं देखा होगा, या आपको समझने में तकलीफ होगी, या प्लेटफॉर्म पे नहीं कराया गया है। जनरली ये सारे टॉपिक्स आपको कराए गए हैं। ऑटोमोबाइल का डिटेल में कराया गया है, ये सारे टॉपिक्स कराए गए हैं। कैड कैम का भी सेम चीज है, ये सारे टॉपिक एज इट इज आपका सिलेबस कॉपी पेस्ट किया गया है, आरटीओ वाला, वर्डिंग की भी चेंज नहीं है, सीक्वेंस का भी चेंज नहीं है। ये ऑटोमोबाइल वाला सिलेबस तो एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है, इसमें कोई चेंज नहीं। एक चीज यहाँ पे ऐड किया गया है, एनवायरमेंट साइंस ऐड किया गया है, और होपफुली यहाँ से 5 to 7 क्वेश्चंस आएंगे, मेरे हिसाब से इतने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जनरली देखा जा रहा है कि ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है, हो सकता है ये 10 के आसपास भी पहुंच जाए। ये सारे हैं
ये टॉपिक आपके टेक्निकल वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आप उसका टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रिकल वाला है, ये ऑलरेडी ऐड है। एक नया टॉपिक और है, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक है, ये टॉपिक नया है। अब देखना है कि इससे जीपीएससी कितना पूछती है, पर वो बाद में आप देखोगे जब एग्जाम दे लोगे, उससे पहले आपको इसके बारे में पढ़ना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। अगेन ये सारे टॉपिक्स भी आपके सिलेबस में ऐड करे जाएंगे, ठीक है, जो हमारा कोर्स है। बाकी आप अगर कोर्स में नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप दूसरे प्लेटफॉर्म देख लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए, क्योंकि आप कहोगे इसके लिए बुक बता दिए, तो एट सच कोई बुक आती नहीं है। मैनुअल्स आते हैं, रिसर्च पेपर आते हैं, कोई आर्टिकल लिखता है चैनल, वो आते हैं, वो सब आपको थोड़ा सा ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मटेरियल बनाना पड़ेगा, क्योंकि एकदम स्पेसिफिकली ये सब आता नहीं है। जनरली इस पे बुक्स नहीं आती हैं एमसीक्यूज टाइप की, या इन जनरल ऐसी बुक्स नहीं आती हैं कि आप वो बाय कर लो और वहां से पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि कम बच्चे होते हैं, वाइबल फाइनेंशियली वाइबल नहीं होता है बुक लिखना, मटेरियल कलेक्ट करना, उतना सेल नहीं होगी, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, आदमी का नुकसान होगा। इस वजह से इस टाइप के बुक नहीं लिखे जाते, और एक फियर भी रहता है कि क्या जरूरी है, ये सिलेबस रहे, हो सकता है अगली बार वैकेंसी आए तो हट जाए। पर ये इसलिए कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है कि लास्ट कई सारे जो एग्जाम्स हुए हैं या होने वाले हैं, उनके जो सिलेबस आए हैं, वो 2024 में जो सिलेबस जनरली जनरेट हुआ है वो इसी पैटर्न का जनरेट हो रहा है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में कंसिस्टेंसी देखा जा रहा है। अगर प्लस माइनस 10% का आप एरर ले लो कि भाई कोई कोई मान लो टॉपिक सब्जेक्ट सेम है, पर उसमें कोई कोई टॉपिक ऐड किया गया, कोई सब्जेक्ट किया गया, तो इतना एरर लेके चल सकते हो, इतना एरर रहेगा ही। आप 90% पढ़ लोगे, 10% छोड़ भी दोगे। मैं कह रहा हूं 90% वो पढ़ लीजिए जो कॉमन है, ठीक है। जैसे जो बच्चे दोनों एग्जाम दे रहे हो, ये एई और डबल एई की, वो कॉमन वाले पहले पढ़ लीजिए, ठीक बात। होप तो कि आपके दिमाग में चीजें जा रही होंगी। एक बात और, यहाँ पे कोई मेंस नहीं होता है, आप सभी को पता है। सेकंड में मेंस नहीं होता है, मेंस की जगह पे यहाँ पे होता है इंटरव्यू, जिसका वेटेज होता है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो यू हैव टू स्कोर अराउंड 200। कितना भैया? 200 के आसपास आप टारगेट बनाइए। इससे कम स्कोर करते हो तो आपको कम उम्मीद करना चाहिए कि यू हैव टू कॉल फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। आपको 300 में 200 कैसे लाना है, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू प्लान। मेरा जो था मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट लगता है या ऐसा कुछ लगता है कि आप थोड़ा ये बताओ ना भाई कौन सा टॉपिक पढ़ें, हमको अगर कम टाइम है या वो सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे ये सामने खुला, मैं सबको कहता हूं भाई व्हील अलाइनमेंट पढ़ लो। व्हील बैलेंसिंग से नहीं, व्हील अलाइनमेंट, बैटरी से जनरली और टायर से, इन सबसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये टॉपिक है तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपके हर सेक्शन में ऐसे कुछ चीजें हैं जहां से आएगा। जैसे इसमें आपके एयर पोल्यूशन से आएगा, नॉइज पोल्यूशन से एक बार हो सकता है कि मतलब स्किप हो जाए, पर एयर पोल्यूशन स्किप नहीं होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्किप नहीं होगा। बाकी चीजें आपकी मर्जी के ऊपर है कि अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए, नहीं तो आपको लगता है टाइम कम है तो ये दोनों टॉपिक जरूर पढ़िए। इसी तरीके से हर में कुछ न कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको मैंडेटरी करना होता है और ठीक से करना होता है। वेटेज बनाइए, ये मैंने एबीसी एनालिसिस करके भी बताया था आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किसको ज्यादा वेटेज देना है, किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको ज्यादा प्रैक्टिस में रखना है, किसको उससे कम टाइम देना है, किसको उससे कम टाइम देना है। ये सब प्लान करके आपको पढ़ना है और सब्जेक्ट वाइज पढ़ते जाइए, टेस्ट देते जाइए, खुद को इवेलुएट करते जाइए, जो गलतियां उसको सुधारते जाइए, हो जाएगा सिलेक्शन। और लास्ट में एक बात मैं आपको ऐड कर दूं यहाँ पे कि अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप मनु एकेडमी लाइव ओपन कर लीजिए या फिर मनु एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आईफोन है तो माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करके जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है TXXYT से आप वहां पे लॉग इन कर सकते हो आपके नंबर से। इसमें आपको कोर्स में जाना है, वहां पे आप गेट कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक आ जाएगा, वहां पे आप पेमेंट करके बाय कर सकते हो। ये वो कोर्स है ना जिसमें आपका ये सिलेबस नियर अबाउट कवर हो जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं जल्दी ही वो टॉपिक आना स्टार्ट हो जाएंगे और वो टॉपिक ऐड हो जाएंगे डिटेल में एमसीक्यू के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।